चैप्टर 4 की शुरुआत होती है। योनी उस शैडो को देख रही थी और सोचती है, एक शैडो, ये क्या है? ये जो भी चीज है ये खतरनाक लग रहा है। एकदम से वो शैडो बोलना शुरू करती है, आर्चमेज, क्या तुम्हें लगता है कि ये एंड है? एकदम से योनी बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, ये बोल सकता है, ये बहुत ही क्रीपी है। योनी उस पर जोर जोर से अपना पैर मारने लगती है। पीछे खड़ा गार्ड कहता है, माय लेडी, क्या आप गुस्सा हो? फिर योनी उस तरफ देखती है, वो शैडो अब गायब हो चुकी थी और सोचती है, क्या वो चला गया? फिर वो गार्ड से कहती है, क्या तुमने देखा यहाँ, क्या तुमने एक ब्लैक शैडो जैसा कुछ देखा जो डरावना था? फिर गार्ड कहता है, हाँ, आप किस बारे में बात कर रही हैं माय लेडी? क्या आप मुझे जानबूझकर डरा रही हैं? योनी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बस चीजें इमेजिन कर रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर सीन चेंज होता है। अब क्राउन प्रिंस और वेल्डन दोनों ही बात कर रहे थे। क्राउन प्रिंस कहता है, कितना सुकून है, हमें जो ये शांति मिली है, क्या ये सच में कीमती नहीं है यंग ड्यूक? फिर वेल्डन कहता है, हाँ, ये सब क्राउन प्रिंस, इंपीरियल फैमिली और बाकी सब फैमिलीज की मेहनत का नतीजा है। फिर क्राउन प्रिंस कहता है, खास करके ड्यूक ऑफ लियर्स, जिन्होंने अकेले नॉर्थन गेट्स की रक्षा की, वो कमाल थे। मैं उनसे मिला तो नहीं हूँ, पर जो खबरें सुनी हैं कि ड्यूक लियर्स पहली बार कैपिटल आ रहे हैं। अब हमें क्राउन प्रिंस का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। ये है प्रिंस एड्रिन बर्बेंट, बर्बेंट एम्पायर का क्राउन प्रिंस और स्वॉर्ड मास्टर। फिर वेल्डन कहता है, ऐसा है क्या? वेल्डन अपने मन में सोचता है, लगता है खबर इसके कानों तक पहले ही पहुंच गई। क्राउन प्रिंस कहता है, तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है वेल्डन, ड्यूक लियर्स कैपिटल आ रहे हैं। क्या ये किसी तरह लेडी योनी अर्जेंट रूल्स से नहीं जुड़ा? लेडी को सजा मिली थी और अब वो एटिकेट रूल्स फॉलो कर रही हैं। मैंने सुना है कि वो सोशल स्किल्स भी सीख रही हैं। खैर, मैं समझता हूँ कि लेडी क्राउन प्रिंस बनने के लिए मेहनत कर रही हैं, मगर मैं प्रिंसेस कॉर्डेलिया को क्राउन प्रिंस बनाने की सोच रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेडी को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। फिर वेल्डन कहता है, योर हाइनेस, लगता है कि आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। मेरी छोटी बहन आगे बढ़ चुकी है और आपको भूल चुकी है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्राउन प्रिंस की ये सब बातें सुन के वेल्डन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था, तो बस वो इज्जत से जवाब दे रहा था। फिर क्राउन प्रिंस कहता है, तुम्हें भी ऐसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है कि लेडी मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। अपनी छोटी बहन की खातिर प्लीज उसे समझाने की कोशिश करो, हालांकि मुझे पता है कि ये काफी मुश्किल होगा। क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा इतरा रहा था। फिर वेल्डन अपने मन में सोचता है, शुक्र मनाओ कि तुम क्राउन प्रिंस हो, वरना एकदम से वेल्डन की नजर किसी चीज पे पड़ती है। वो सोचता है, हाथ का निशान ऐसी जगह पर क्यों? जस्ट इन केस, चलो इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। वेल्डन अपने ब्रेसलेट में उसे रिकॉर्ड कर लेता है। एकदम से क्राउन प्रिंस वेल्डन से कहता है, वेल्डन, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? फिर वेल्डन कहता है, योर हाइनेस, यहाँ एक अजीब सा निशान था। फिर वेल्डन उस पेड़ की तरफ देखता है तो वो निशान वहां से गायब हो चुका था। वेल्डन सोचता है, हाँ, ये गायब हो गया। फिर क्राउन प्रिंस कहता है, क्या ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है? वेल्डन, इसे अवॉइड करने की बजाय मेरी बात मानने की कोशिश करो। फिर एकदम से वेल्डन सीरियस होकर क्राउन प्रिंस से कहता है, बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा, पर योनी सच में आपको भूल चुकी है, तो प्लीज उसके बारे में बात करना बंद कीजिए। और ना ही मैं और ना ही मेरे फादर कभी चाहते हैं कि योनी क्राउन प्रिंस बने। तो फिर अब मुझे इजाजत दीजिए। ये कहकर वेल्डन वहां से जाने लगता है और अपनी मन में सोचता है, मुझे लगा था कि जंग के वक्त ये काफी डिसेंट आदमी था, योनी को ऐसे इंसान से प्यार ही क्यों हुआ? उसे डेट करने के लिए लड़का ढूंढना बंद कर देना चाहिए। तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम वही गलती दोबारा ना करो। फिर अब हम किसी को देखते हैं जो कि खास रही थी। फिर उसके मुंह से खून भी आ रहा था। वो कहती है, तुमने मेरे फेमिलियर को सिर्फ एक लात से मार दिया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, योनी अर्जेंट रोज। तो गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि ये हैंडप्रिंट भी इसी इंसान का था। आगे हम स्टोरी में जानेंगे कि असल में ये है कौन। और फेमिलियर इस कहानी में इविल एंटिटी या फिर इविल बीइंग को कहा गया है। योनी अपने घर आ चुकी थी और उसने कैरोल को वो गिफ्ट दे दिया था। वो गिफ्ट एक लेस थी। कैरोल उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और कह रही थी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर योनी कैरोल से कहती है, कैरोल, तुमने मुझे तीसरी बार थैंक यू बोला है, तुम्हारी फीलिंग्स मुझ तक पहुंच गई हैं, अब बस भी करो। योनी अपने मन में सोचती है, क्या ये सिर्फ थोड़ी सी लेस देखकर इतनी खुश है? कैरोल कहती है, पर माय लेडी, घर आते ही आप इतनी सारी बुक्स क्यों पढ़ने लगी? योनी कहती है, मुझे बस कुछ ढूंढना है। योनी अपने मन में सोचती है, मुझे शैडो रिलेटेड मॉन्स्टर्स और मैजिक की इन्फो चाहिए, पर मिल ही नहीं रही। वो चीज क्या थी? योनी के दुश्मन तो बहुत होंगे, लेकिन ओ माय नो वे, क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया था? मेरी लाइफ अचानक से एक थ्रिलर मूवी जैसी कैसे बन गई? देखती हूँ मेरे पास कोई और इन्फो है क्या। फिर योनी कैरोल से कहती है, कैरोल, क्या तुम्हें वो जगह याद है जहां मैंने तुम्हें मेरे सामान को हाथ लगाने से मना किया था? कैरोल कहती है, पार्डन। वो थोड़ा डर जाती है और कहती है, मैंने उसे कभी नहीं छुआ माय लेडी। योनी अपने मन में सोचती है, जैसा कि सोचा था, इसे जरूर कुछ पता है। योनी कहती है, और वो जगह कहाँ थी? कैरोल कहती है, वो आपके आर्टिफैक्ट लैब में, आपके बॉम्ब मेकिंग रूम के डेस्क की राइट साइड वाली ड्रॉर है। मैंने उसे कभी नहीं छुआ, मैं कसम खाती हूँ। योनी कहती है, मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। योनी अपने मन में सोचती है, एक बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग रूम, क्या तुम्हें सच में बिल्डिंग्स उड़ाने का शौक था योनी?
योनी कहती है, अगर कोई मेरे कमरे से छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो मुझे बता देना। कैरोल कहती है, बिल्कुल, बहुत पहले आपने मुझे समझाया था कि अगर कोई इंट्रूडर दिखे तो बिना सोचे समझे ये इयरिंग बॉम्ब उस पर फेंक दूं। योनी अपने मन में सोचती है, क्या ये भी एक बॉम्ब है? कैरोल कहती है, आप प्लीज ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। योनी हंसने लगती है, अपने मन में सोचती है, तुम बेवजह योनी की मेड नहीं बनी हो। फिर योनी एक क्लॉक के थ्रू सीक्रेट दरवाजा खोलती है। वो उसकी आर्टिफैक्ट लैब का दरवाजा था। वो अंदर जाती है और कहती है, व्हाट, मैंने सोचा था ये बॉम्ब लैब है तो बोरिंग होगी, पर ये तो बिल्कुल अलग है। योनी वहां रखे हुए सामान को एक एक कर कर देखती है और काफी खुश होती है। फिर वो उस डेस्क के पास जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या ये वही डेस्क है जिसके बारे में कैरोल ने बताया था? ड्रॉर तो ये रहा। फिर वो उस ड्रॉर को खोल कर देखती है, उसके अंदर एक डायरी थी। वो कहती है, एक हार्ड कवर डायरी और एक नोटबुक, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था कि उसने कैरोल को इयरिंग बॉम्ब दे दिया? फिर वो सोचती है, चलो पहले डायरी देखते हैं। वो उस डायरी को उठाती है और काफी कोशिश करती है, मगर वो खुल नहीं रही थी। वो सोचती है, हाँ, ये खुल क्यों नहीं रहेगी? मुझे लगा था कि मैं अपनी ताकत से इसे खोल लूंगी, पर ये अभी भी नहीं खुल रही। फिर वो उस डायरी को साइड रख देती है और एक बुक को देखती है। वो कहती है, ये बुक। फिर वो बुक देखती है, उसे पढ़ती है और उसमें लिखा था मैजिकल एमनीशिया और उसका क्योर। योनी काफी हैरान हो जाती है, उसके हाथ से बुक छूट जाती है और अपने मन में कहती है, योनी, क्या तुम्हें मैजिकल एमनीशिया हुआ था?